नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं ताबिश हुसैन। शुरुआत दिल्ली की एक घटना से करते हैं जहां पर दिन दहाड़े एक लड़की की हत्या कर दी गई। दिल्ली के मालवीय नगर में दिन दहाड़े एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया और बताया जा रहा है कि एक युवक ने रॉड से इस लड़की पर हमला कर लड़की की हत्या कर दी। हमले में लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और वारदात के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया, लेकिन कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं, आरोपी इरफान से पूछताछ में बड़ा खुलासा यहां पर जो है वो हुआ है। नरगिस की हत्या की प्लानिंग इरफान ने 3 दिन पहले ही कर ली थी और यहां पर पुलिस अब जो है वो इससे पूछताछ कर रही है। इंसिडेंट पार्क में हुआ है। इसमें एक लड़की है, करीब 22-23 साल की उम्र है इसकी, कॉलेज स्टूडेंट है और ये अपने किसी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हुई थी और उसके सर पे इंजरी है, लोहे के रॉड से मारा हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं। औरोबिंदो कॉलेज में हुई है, साउथ दिल्ली में खुले में हुई है, ब्रॉड डे लाइट में हुई है, जिसमें एक आदमी ने एक लड़की को आयरन रॉड से बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। तो दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमरा चुका है। मैं बिल्कुल ऐसा मानती हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी और पूरे देश में आज ये हालात है कि बस लड़कियों के नाम बदल जाते हैं अखबारों में, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो आपने देखा, ये जो घटना हुई है ये मालवीय नगर इलाके में हुई, जहां पर लड़की की दिन दहाड़े हत्या जो है वो कर दी गई और जो हत्या का आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस की पूछताछ में ये बात भी यहां पर सामने आई है कि 3 दिन पहले हत्या की योजना जो है इस आरोपी ने बनाई थी और इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है, जो अभी तक सामने आई है, कि बात करने से इनकार करने पर यहाँ पर इस व्यक्ति ने इस लड़की को जो है वो दिन दहाड़े हत्या यहाँ पर कर दी। पार्क में मालवीय नगर में आपने देखा, दिन के वक्त में रॉड से हमला जो है वो किया लड़की पर और मौके पर ही उसकी वहाँ पर मौत हो गई। मुकेश सिंगर हमारे साथ हैं। मुकेश, जिस तरह दिन दहाड़े इस लड़की पर हमला करके इसकी हत्या कर दी गई, ये दिखाता है कि पहले से ही यहाँ पर इस व्यक्ति ने जो है वो तैयारी इसकी कर रखी थी। पुलिस की जांच में भी ये बात सामने आई कि 3 दिन पहले से हत्या की योजना ये बनाए हुए बैठा था। और क्या चीजें हैं जो पुलिस की जांच में अब तक पता चल पाई? देखिए, जो आरोपी है उससे पूछताछ में कई चीजें निकल कर आई हैं। जो आरोपी है वो संगम बिहार का रहने वाला है और जानकारी मिली है कि जो लड़की की मां है और आरोपी की मां दोनों सगी बहनें हैं और बीच में इन दोनों की दोस्ती भी थी। जो इरफान है वो लड़की से शादी करना चाह रहा था, लेकिन लड़की के घर वालों ने शादी करने से मना कर दिया था। इसके बाद जो है लड़की ने भी शादी करने से मना कर दिया था और इसकी शादी कहीं और भी नहीं हो पा रही थी। इसी बात से ये काफी तनाव में था, परेशानी में था और इसको ये मालूम था कि जो लड़की है वो मालवीय नगर में एक कोचिंग सेंटर है, वहाँ स्टेनो की कोचिंग करने आती है। तो आज ये उसी टाइम पहुंचा जब लड़की कोचिंग के लिए पहुंची थी और इसने पहले लड़की से बातचीत करने की कोशिश की। जब लड़की ने बातचीत करने से मना कर दिया तो इसने अपने बैग से रॉड निकाली और लड़की के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। उसके बाद ये वहां से भाग गया, लेकिन बाद में फिर खुद थाने पहुंच गया और उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जो इरफान है वो लड़की को लगातार कॉल भी करता था, लेकिन जो लड़की है वो उसको कॉल को उसका फोन पिकअप नहीं करती थी। इसको लेकर भी तनाव में था। तो कुल मिलाकर शादी न होने से नाराज चल रहा था और इस वजह से उसने नरगिस की हत्या कर दी। नरगिस जो है इसी साल कमला नहरी कॉलेज से पास आउट हुई है और अभी फिलहाल वो स्टेनो की कोचिंग कर रही थी। इस तरह की जानकारी पुलिस ने दी है। बाकी आरोपी से भी पूछताछ जारी है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो लड़की से बात करने की कोशिश लगातार कर रहा था, बात नहीं की उसने, तो यहाँ पर इस तरह से जो है इसने हमला किया रॉड से और यहाँ पर इस लड़की की मौत हो गई। पुलिस की गिरफ्त में है ये आरोपी और पुलिस इससे पूछताछ यहाँ पर कर रही है। आगे बढ़ते हैं। हर साल जुलाई के महीने में लोगों को बारिश का इंतजार होता है ताकि गर्मी से राहत मिले, फसलों की जो है तराई हो सके। लेकिन इस बार जुलाई का जो महीना है वो मुसीबत की बारिश लेकर आया है
उत्तर भारत में आपने देखा इतनी बारिश हुई कि लोगों को बाढ़ जैसे हालातों से दो चार होना पड़ा, और अब देश के बाकी हिस्सों में भी लगातार बारिश हो रही है और लोगों की परेशानी इससे बढ़ रही है। जहां बारिश कम हुई है, पानी उतरा है, दिल्ली में अगर आप देखिए तो बरसाती बीमारियों का प्रकोप यहां पर बढ़ने लगा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दो समस्याएं हैं जिससे दिल्ली के लोगों को या और जगह पर भी लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसमें एक आंखों की बीमारी कंजक्टिवाइटिस की समस्या जो है वो दिखी, जिसके मामले तेजी से बढ़े, और दूसरा अब डेंगू के मामलों को लेकर यहाँ पर चिंता जो है वो बढ़ने लगी है। इसको लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्री ने बैठक भी की कि इससे कैसे जो है वो निपटा जाए, तैयारियां इसकी क्या की जाएं, लोगों को एहतियाती कदम जो है वो उठाए जाएं, उनको बताया जाए इसके बारे में। तो आई फ्लू और डेंगू ये दो मामले हैं जो लोगों के लिए चिंता का विषय बन रहे हैं। 22 जुलाई तक आप देखिए तो 187 मामले इस साल डेंगू के दिल्ली में आ चुके हैं, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा हैं, और यही वजह है कि अब इस पर यहाँ पर सरकार का भी ध्यान है और लोगों के लिए भी इस पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेंगू के बढ़ते मामलों की आशंका के बीच अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की आज। सरकारी स्कूल हो, एमसीडी के स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ निर्देश दिए जाएं कि बच्चे पूरी आस्तीन की कमीज पहन के ही आएंगे और पूरे ढकने वाले कपड़े पहन के आएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि वे अपने यहाँ डेंगू के लिए अलग से बेड्स रिजर्व करें। डेंगू की दवाई पैरासीटामोल वो उपलब्ध हो अस्पतालों में, डिस्पेंसरीज में, मोहल्ला क्लिनिक्स में, वो इंश्योर किया जाए। तो दिल्ली में जो अस्पताल हैं उसमें किस तरह की तैयारियां हैं इसको निपटने के लिए, इससे डेंगू से बीमारियों को लेकर कितने हम तैयार हैं, इसकी पड़ताल एनडीटीवी इंडिया ने की है। रिपोर्ट आप देखिए। यह है दिल्ली का लोकनायक अस्पताल, जहां बुखार की शिकायत लिए मरीज तो आ रहे हैं, लेकिन इनमें डेंगू से पीड़ित मरीजों की तादाद फिलहाल बहुत कम है। हालांकि डेंगू ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया है। दिल्ली में फिलहाल डेंगू के करीब 200 मरीज हैं। हमारे यहाँ पे डेंगू के 8 पेशेंट एडमिट हैं, इसमें 6 अडल्ट और 2 बच्चे हैं, और एक पेशेंट डेंगू हेमोरेजिक फीवर का इन्हीं में। बाकी सारे जो पेशेंट हैं इस बार माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम का डेंगू इस बार देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने का आवश्यकता नहीं हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेंगू के बढ़ते मामलों की आशंका के बीच अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। अस्पताल में बेड्स की कमी नहीं, लेकिन तैयारियां भी कम नहीं हैं। हमारी तैयारी पूरी है, क्योंकि हमारे पास लास्ट ईयर भी फीवर वार्ड, फीवर क्लिनिक सब चल रहा था। इस समय फीवर क्लिनिक तो हमारा फंक्शनल है 3rd फ्लोर इमरजेंसी में, 3rd फ्लोर ओपीडी में, लेकिन अभी अगर हम फीवर वार्ड की बात करें तो अभी आवश्यकता नहीं है। जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो हम डेडिकेट बेड्स फीवर के लिए कर देंगे। जैसे आप वार्ड भी देख सकते हैं, इसमें भी हमारे पास बेड्स हैं। अगर जरूरत पड़ी तो इन बेड्स को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। दिल्ली सरकार का गुरु नानक आई सेंटर, महीने की शुरुआत से ही यहाँ कंजक्टिवाइटिस के मरीज आने शुरू हो गए थे, पर बीते 2 हफ्तों से आई फ्लू के मरीजों की तादाद अचानक बढ़ गई है। इमरजेंसी में 90% मरीज आई फ्लू के आते हैं और अस्पताल की निदेशक इसको एपिडेमिक करार दे रही हैं। हमारा अस्पताल गुरु नानक आई सेंटर 24 डॉक्टर कीर्ति कहती हैं, अपने पूरे करियर में इस आई फ्लू के सीजन में इतने ज्यादा मरीज इस बीमारी के कभी नहीं देखे। हमारा अस्पताल गुरु नानक आई सेंटर 24 आवर्स खुला होता है, इमरजेंसी हमेशा खुली होती है। और ये भी बताना चाहूंगी, जो इमरजेंसी में हमारे पेशेंट आते हैं 90% हमारे पास कंजक्टिवाइटिस ही आ रहा है। 90% और ओपीडी में 5 to 10% और इमरजेंसी में 90% आते हैं। बिकॉज वो शाम को जैसे माँ बाप घर आए, देखा कि बच्चे को हो रहा है तो उस टाइम लेके आए, या शाम को आराम से टाइम मिलता है तो आराम से चल के आ जाते हैं कि अब हम दिखा ले डॉक्टर को। और एपिडेमिक कहने में कोई दिक्कत नहीं, एपिडेमिक तो है, एपिडेमिक तो है। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक में ख्याल रखा जा रहा है कि ना तो डॉक्टरों को लेकर मरीजों को दिक्कत आए और ना ही दवाइयों को लेकर। 5 से 7 दिनों में आई फ्लू के मरीज ठीक हो जाते हैं और अब तक ना किसी को दाखिल करने की नौबत आई है और ना ही कॉर्निया में इस बीमारी का असर बहुत ज्यादा मरीजों में दिखा है। पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके जो मेन सिम्टम्स हैं वो है आंखों में लाली होना, पानी आना और खुजली होना, इचिंग, इस तरह के होते हैं। कुछ पेशेंट्स को कीचड़ या डिस्चार्ज की भी कंप्लेन रहती है। सो मुख्यतः ये 4 कंप्लेन्स हैं जिससे पेशेंट्स आ रहे हैं।
बढ़ती बीमारी के बीच तैयारी जरूरी है, लिहाजा नजर सरकार की भी है और अभी से तैयार अस्पताल भी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। परिमल हमारे साथ जुड़ गए हैं एलएनजेपी से, उनके पास चलते हैं। परिमल, तैयारी जो है वो बेहतर है, अगर हमें किसी चीज़ का अंदेशा जो है वो दिख रहा है। आपने ये रिपोर्ट दिखाई, इसमें हमने देखा जो आई फ्लू के हैं वो मामले ज़्यादा दिखे। अभी जो यहाँ पर डेंगू के मामले इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन कितना हम तैयार हैं इसको लेकर, और अस्पतालों को क्या निर्देश हैं, किस तरह की तैयारियां वहाँ पर की जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तैयार रहने के पीछे की वजह यह है ताबिश कि दिल्ली में जो बाढ़ का पानी जमा हुआ अलग अलग जगहों पर, उससे भी बीमारियां फैल सकती हैं। बारिश आ रही है, जा रही है, तो पानी कहीं इकट्ठा हो रहा है, और यही बड़ी वजह है कि इस सीजन में आमतौर पर डेंगू के मामले रिपोर्ट होते ही हैं। और सरकार यही सुनिश्चित करना चाहती है कि हॉस्पिटल में बेड को लेकर दिक्कत नहीं हो, दवाइयों को लेकर दिक्कत नहीं हो, लोगों के मन में जो पुरानी शंकाएं और चिंताएं हैं प्लेटलेट्स को लेकर, उसको लेकर क्लैरिटी रहे, क्योंकि हर जगह पे प्लेटलेट्स की जरूरत नहीं होती। और जानकार ये कहते हैं कि डेंगू के 5 स्ट्रेन हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो डेन 1 यानी डेंगू का जो पहला स्ट्रेन है वही है, और वो बहुत माइल्ड सिम्टम देता है, बहुत ज़्यादा सिम्टम उसके गंभीर वाले होते नहीं हैं। तो ये जो कोशिश है वो आने वाले वक्त से निपटने को लेकर है, जिसको लेकर अभी से सरकार सजग है और होनी भी चाहिए। और दूसरी तरफ आई फ्लू के मामलों को लेकर अगर कहेंगे तो आई फ्लू के मामले जो है वो लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं। हमने एक हॉस्पिटल के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से मरीज आ रहे हैं। वो तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हमने ये भी दिखाया था कि एम्स में किस तरीके से रोजाना मरीजों की तादाद बढ़ गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो आई हॉस्पिटल्स है वहाँ पे मरीजों की तादाद बढ़ गई है, जो कंजक्टिवाइटिस के मरीज हैं। तो इसमें बस सीधे तौर पे ख्याल रखने के लिए ये कहा गया है कि दवाई अपने मन से ना चलाएं, कॉटन और पानी को साथ में उबाल कर रखें और ठंडा होने पे आंख पोंछें। दवाइयाँ जो भी लेने हो डॉक्टर से परामर्श के बाद ही लें, और जो भी है हाथ किसी से मिलाने से परहेज करें फिलहाल। तो ये तमाम चीजें कही गई। आंख पे चश्मा लगाएं ताकि आप आंख को बार बार ना छुएं। लेकिन सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए जब मरीज अस्पताल पहुंचे, उनको देखने में डॉक्टर की कमी ना हो, दवाइयों की कमी ना हो, बेड्स की कमी ना हो। तो इन चीजों को सुनिश्चित करने को लेकर आज बैठक भी हो, और वो अस्पताल तैयार भी देखे, क्योंकि ये हर बार का होना है कि जब ये मौसम आएगा तो बीमारियां आएंगी, और बीमारी आएगी तो तैयारी रखनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये मौसम को देखकर इस तरह से तैयारियां भी यहाँ पर की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया परिमल आपका इस सब जानकारी के लिए। इस पर और चर्चा करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर AC धारीवाल हैं, पूर्व निदेशक NCDC। डॉक्टर धारीवाल, बहुत स्वागत है आपका। ये हम रिपोर्ट्स यहाँ पर देख रहे हैं, चिंता यहाँ पर आई फ्लू को लेकर भी थी, और अब डेंगू के मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 187 मामले अब तक आ चुके हैं 22 जुलाई तक, जो कि 2018 के बाद से इस पीरियड में सबसे ज्यादा यहाँ पर हैं। आपको लगता है कि इस बार जो बाढ़ की स्थिति बनी, कई जगह पर पानी जमा हुआ दिल्ली में, ये इस मौसम में होने वाली समस्याओं को और बढ़ा सकता है? बिल्कुल ठीक कहा ताबिश जी आपने कि इस बार जितनी बारिश हुई है और जितना वाइड स्प्रेड वाटर कलेक्शन हुआ है, ये हमको, और ऑलरेडी जैसा आपने बताया कि हर वर्ष से इस बार केसेस ज़्यादा हैं अभी से जुलाई के महीने में ही। अदरवाइज यूजुअली अगस्त के महीने में शुरू होते हैं और कहीं जाकर के सितंबर अक्टूबर में पीक आता है। तो ये बात जो है वो हमको इस बार खास करके ध्यान रखनी होगी, और मैं तो ये चाहूँगा कि अभी समय है कि जनता को ये जानकारी दी जाए कि वो ध्यान रखना शुरू करें अभी से। जो छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के कंटेनर हो, टी कप्स हों, जो इधर उधर बिखरे रह जाते हैं, वो पानी पर्याप्त होता है। इसका जो मच्छर होता है, उस मच्छर की जो ब्रीडिंग होती है उसको होने के लिए, तो ये जो है वो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहीं पर भी। और लोकल इसमें जो है वो ध्यान रखना, ऑफिसेस में ध्यान रखना, स्कूल की जैसे चर्चा हुई, मंत्री जी का जो वक्तव्य था उसमें भी जो है वो बात की गई कि स्कूलों में खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। पुलिस स्टेशंस पर ध्यान रखना पड़ता है, वहाँ पर जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती हैं उसमें भी पानी इकट्ठा हो जाता है। और ख़ास बात ये है कि ये जो मच्छर होता है वो साफ पानी में ब्रीड करना प्रेफर करता है, और 7 दिन का इसका साइकिल होता है। एग से लेकर के जो इसका लार्वा बनता है, लार्वा से फिर प्यूपा बनता है, और प्यूपा के बाद एडल्ट इमर्ज होता है।
तो ये हम 7 दिन का जो समय हमको मिलता है, इसमें हमको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी जगह पानी इकट्ठा ना रहे 7 दिन से तो ज्यादा। साफ सफाई यहाँ पर रखनी चाहिए डॉक्टर धारीवाल, आपका ये कहना है, वो तो इस पर ध्यान रखना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई फ्लू है, इसके लिए कहा जाता है कि ये थोड़े वक्त में जो है धीरे धीरे आपकी तबीयत यहाँ पर ठीक हो जाती है। डेंगू ऐसी बीमारी है जिसमें हमने देखा कई बार जानलेवा हो जाता है मामला यहाँ पर। इस पर आप इलाज के नजरिए से क्या सलाह देंगे लोगों को, क्योंकि कई बार लोग अपने से दवाइयां खाने लग जाते हैं, जरूरत नहीं होती है तब भी उस तरफ वो चले जाते हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? देखिए, एक तो अंदेशा जो है वो हमको इसके सिम्टम से जो है वो हो जाता है। हाई ग्रेड फीवर होता है इसमें, और बॉडी में बहुत सीवियर एक होता है, बहुत सीवियर बॉडी एक जिसको कहा जाए, बैक एक जो है वो कहा जाए, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है इसमें आम बोलचाल की भाषा में। इस तरह के यदि सिम्टम हैं, और इसमें आँखों के बीच में जो आई फ्लू चल रहा है वो अलग विषय है, लेकिन आँखों के चारों तरफ भी जो है वो दर्द होना, सिर दर्द होना, उल्टी आना, ये भी लक्षण हैं। ऐसे लक्षण होने पर हमको बुखार को एक तो कम लाना, 100 देखा जाता है कि इसका बुखार 104 तक पहुंच जाता है, 105 तक पहुंच जाता है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि इस स्थिति तक ना पहुंचे, क्योंकि खास करके बच्चों में बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है तो उनको दिमागी बुखार, उनको जो है वो किसी तरह के कन्वल्जेंस हो जाना, झटके आ जाना, वो भी जो है वो हो सकता है। तो हमको ये ध्यान रखना, और उसके लिए गीली पट्टी लगाना। गीली पट्टी लगाने में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा किया जाता है कि रुमाल को गीला करके और लगा लिया, वो पर्याप्त नहीं होता। बॉडी का जो बड़ा एरिया है, जैसे थाई है, एब्डोमन है, चेस्ट है, इस पर जो है वो टॉवल को गीला करके और लगाना, और पंखा जो है वो खोल देना, जिससे कि टेम्परेचर हमारा 102 से ऊपर ना जाए। और 102 आने पर पैरास्टामोल की गोली की जो बात हुई थी, पैरास्टामोल एक सेफ ड्रग है, ऐसी बात नहीं है कि हर हमेशा ली जा सकती है। वो उसमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, खाना खाने के बाद लेनी होती है, पानी खूब पीना होता है, और एस्प्रिन की गोली इस पीरियड में नहीं लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर धारीवाल, अभी जो हम अभी के जो हालात हम देखें अगर, क्योंकि ये तो आपने भी जैसे कि बताया यहाँ पर कि आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए इस मौसम में खासकर, लेकिन अभी हालात ये हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, नदी का ही पानी कई जगह पर जमा हुआ हमने देखा, तो ऐसे में ये और ज़्यादा यहाँ पर चिंता की जो है वजह यहाँ पर बन जाती है। तो आपको लग रहा है कि इस बार जो मामले हम देख रहे हैं डेंगू के या फिर आपके या आई फ्लू के, ये पिछली बार के मुकाबले में ज्यादा हैं या कुछ अलग है लोगों में इस बीमारी की वजह से असर? देखिए, केसेस जरूर ज्यादा हैं, लेकिन जो इसकी सीवियरिटी की बात जो है वो कही गई कि सीवियरिटी इस बार जो है वो केसेस में नहीं है। LNJP के डॉक्टर साहब ने जो बताई थी कि उनका फर्स्ट एड एक्सपीरियंस जो है वो कि जो केसेस आ रहे हैं वो बड़ी माइल्ड नेचर के हैं, और उसमें ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। खास करके ये ध्यान रखने की बात है, जो मैंने पहली बात बताई कि बुखार का ध्यान रखना है। दूसरा बात जो है वो कि पानी पीते रहें, हाइड्रेट अपने आप को करते रहें। और तीसरी बात, एस्प्रिन की गोली का मैं खास करके उल्लेख करना चाहूँगा कि बहुत से लोग एस्प्रिन की गोली लेते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं वो लेते हैं। वो इन दिनों में यदि बुखार आ रहा है तो एस्प्रिन की गोली ना लें। एस्प्रिन की गोली कंट्राइंडिकेटेड होती है डेंगू के केसेस। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर डॉक्टर साहब बताई बात कि जो दवाई अगर पहले से ले रहे हैं एस्प्रिन की, तो उनको तो कंसल्ट कर लेना चाहिए फिर डॉक्टर से, तो बेहतर होगा कोई भी दवाई लेने से पहले। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए इस पर। तो आप देखिए, जो बारिश हो रही है उसकी वजह से अब ये जो परेशानियां हैं ये भी लोगों के सामने है कि आई फ्लू आपने देखा, अब डेंगू को लेकर चिंता यहाँ पर बढ़ रही है। खतरा अगर आप देखें बारिश की वजह से, तो यहाँ पर ये एक समस्या है, और दूसरा इंसानों को ही नहीं खेती को भी इससे नुकसान की जो है वो खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। महाराष्ट्र का कोंकण इलाका धान की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार भारी बारिश की वजह से यहाँ पर धान की रोपाई भी देरी इसमें हुई है, और खेतों में पानी यहाँ पर भरा हुआ है। इसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से सिर्फ आम जनजीवन पर ही असर नहीं पड़ा है, बल्कि किसानों के फसल बुआई पर भी असर पड़ा है। खास करके महाराष्ट्र में कोंकण के जो इलाके हैं वहाँ पर भात की खेती यानी कि धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और ये मौसम है धान की रोपाई का, लेकिन पानी इतना ज़्यादा
बरसा है, हर जगह पानी भर के जाने की वजह से बुआई में बहुत लोगों को देरी हो गई। जैसे अभी हम ये देख रहे हैं, ये खेत है, यहाँ पर धान जो है ये रोपा जा चुका है, लेकिन अगर सड़क के इस तरफ हम आए और यहाँ पर देखें तो अभी भी धान की रोपाई यहाँ पर चल रही है। उस तरफ महिलाएं हैं, इस तरफ पुरुष हैं और ये धान को रोप रहे हैं। और दरअसल इंतज़ार हो रहा था कि बारिश रुके और ये जो इसमें पानी है जो इस खेत में कम हो, लेकिन उसके लिए काफ़ी उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। इससे जो खेत के मालिक हैं संजय पाटिल, वो उनका कहना है कि इससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ, यानी कि बुआई में धान के काफ़ी देरी हो गई। नमस्कार, ये जो अब आप बो रहे हैं तो इसे क्या माना जाए कि देरी हो चुकी है? देरी जो हो चुकी है, मतलब अब बारिश बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा। बारिश की वजह से काम नहीं हो रहा है, मतलब पानी पूरा खेत डूब रहा है। इसके वजह से मतलब जुताई में रुकावट आ रही है इसे। हाँ। अगर ये बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई होती तो आप कब इसको रोपे होते? बहुत जल्दी लगा के काम खत्म हो जाता मेरा। अच्छा, तो कितनी दिन की देरी हो गई? अभी कम से कम 8-10 दिन ज़्यादा हो गया इसमें। तो इससे क्या असर होगा फसल पे? लेट जाएगा ये सब, ये धान होने में लेट जाएगा। बाई चांस आगे बारिश भी निकल जाएगा, मतलब कम होते जाएगा तो धान बराबर पकेगा नहीं इसमें। अच्छा। मतलब फसल पे उसका असर होगा, भारी हो जाएगा। हाँ, मतलब फसल होने के लिए आएगा लेकिन तभी बारिश नहीं रहेगा, बारिश जल्दी खत्म हो जाएगी। उस तरफ के लोगों ने पहले से ही रोप दिया? हाँ, वो पहला थोड़ा जाएगा था उनका, पहले से ही रोप दिया। उधर बारिश पानी नहीं रुकता था। हमारे इधर पूरा जंगल का पानी आ जाता है ना, इसके लिए वो बहुत पानी एक साथ में आ जाता है। इसके लिए आने के टाइम में पूरा एकदम पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी निकलने में उतना जगह नहीं है, इसके लिए पानी ज़्यादा हो जाता है इसमें। तो ये महाराष्ट्र में खास करके कोंकण के इलाके में धान की खेती बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर होती है। हम देख रहे हैं कि कोंकण के इलाकों में ही पहाड़ी इलाका भी है और बारिश काफ़ी हो रही है, कई जगहों पर पानी भर चुका है। उसका नतीजा ये है कि जो धान की रोपाई है जो वक्त से होनी चाहिए थी वो वक्त से नहीं हो पाई, काफ़ी कुछ दिन लेट हो रहा है। यही बता रहे हैं कि अगर ये पहले पानी कम हुआ होता तो पहले से बुआई हो जाती तो समय के साथ जो है कि फसल आती है, यानी कि धान बड़ा होता है। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे बारिश कम हो जाएगी तो जो पानी चाहिए होगा तब पानी नहीं मिलेगा और फिर असर जो है उसका इस फसल पर पड़ेगा। पालघर से कैमरामैन अशोक महाडिक से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। शहरी इलाकों की तरफ अब लौटते हैं और उनसे जानते हैं कि वहां पर क्या हालात हैं। सुनील जी, दो तरह की समस्याएं हैं महाराष्ट्र में जिससे लोग दो चार हो रहे हैं। एक तो बारिश की वजह से परेशानी है और दूसरा किसानों को यहाँ पर नुकसान की अब जो है वो यहाँ पर नुकसान की तरफ जो है वो संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं अगर ये बारिश इसी तरह से होती रहती है तो। कैसे हालात हैं वहां पर, आपने जायजा लिया इन जगहों का? देखिए तभी बारिश लगभग 2 सप्ताह लगातार हुई, जिससे जितने भी कोंकण के खास करके इलाके हैं जहाँ पहाड़ी इलाके हैं, डैम भर गए हैं और नदियाँ जो हैं उफान पर हैं और जिसका असर गाँव पे पड़ा है, गाँव के जनजीवन पर पड़ा है, क्योंकि संपर्क एक दूसरे के गाँव का कई गाँव का टूट गया है। लेकिन उतना ही असर शहरी इलाकों में भी पड़ा है जो हम देख रहे हैं। इसके पहले तक वसई, विरार, जो नाला सुपारा जो इलाके हैं, निचले इलाकों में पानी भर जाता था और सड़कें लबालब हो जाया करती थी। अभी हालांकि सुबह बारिश हुई थी और इस समय आप देख रहे होंगे कि पूरा यहाँ पे सूखा है। ये वसई नाला सुपारा का इलाका है। लेकिन मैं जिस सोसाइटी में खड़ा हूँ इसका नाम है जीवन चेतना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और आपको जो दिखाऊंगा तो आपको भी ताज्जुब होगा कि ये सोसाइटी अब भी, इसका कंपाउंड जो है ये पानी से भरा हुआ है। देखिए, सुबह दोपहर के करीब बारिश थी, बारिश चली गई, सब खत्म हो गई, लेकिन अब भी पानी देखिए इस सोसाइटी का उतरा नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत बड़ी ये सोसाइटी है और जहाँ तक आप जाएंगे कि ये लबालब पानी का भरा हुआ है। और ये जो स्थिति है ये वसई नाला सुपारा की सिर्फ एक सोसाइटी का नहीं है, बगल में ही एक विजयनगर सोसाइटी है, वहाँ भी इसी तरह का आलम है। आसपास की कई बिल्डिंगें हैं जहाँ पर कि ये स्थिति बनी रहती है और लोग जो हैं प्रशासन से इतने निराश हैं या फिर प्रशासन इतना निष्क्रिय हम कह सकते हैं कि ये पानी निकालने के लिए प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं करता, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि हाउसिंग सोसाइटी है तो उसमें काम नहीं करेंगे। इसलिए लोगों को खुद ही इस तरह के पंप लगाने पड़ते हैं। इतने बड़े बड़े देखिए मोटर पंप इन्होंने लगाए हैं और ये मोटर पंप के जरिए ये अपने सोसाइटी का पानी जो है निकालते हैं और फिर उसको सड़क की तरफ या फिर गटर में, नाले में डालते हैं। और ये एक बार की कहानी नहीं है, हर साल की कहानी है। हम जानते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर सोसाइटी के एक सदस्य हैं। सर, क्या नाम आपका? ईश्वर पालंडे। ये बताइए कि ये कब से इस तरह का स्थिति? ये आज 6 से 7 दिन हो गया। हाँ। ये पानी पूरा जम गया है और घर के ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर में पूरा पानी घुस गया है।
मतलब 6-7 दिन से पानी ऐसे ही सोसाइटी में? हाँ, पानी ऐसे ही सोसाइटी में। लेकिन आप लोग मोटर से निकाल तो रहे हैं? हाँ, अभी हम लोग पानी मोटर से निकाल रहे हैं, लेकिन क्या बारिश आ जाता है तो पूरा चारों तरफ से पानी हमारी सोसाइटी में घुस जाता है। और उसके बाद में ये पानी हम लोग जितना पानी भर जाता है वो हर दिन हम लोग सोसाइटी के बाहर एक पंप से हम लोग फेंकते हैं। मैं देख रहा हूँ इतना पानी है, देखिए वो आ रही है, देखिए घुटने तक लगभग पानी आप अगर देख पाएंगे तो ये पानी जो है घर में भी जाता होगा तल मंजिल पे? हाँ हाँ, तल मंजिल में घर में जाता है पानी। तो वो कैसे रहते हैं? क्या रहने पड़ता है कि हम लोग चारों तरफ से बाथरूम को टॉयलेट को बुश मारते हैं। बाद में बारिश कम हो जाता है तो ये मोटर से हम लोग फेंक देते हैं। और प्रशासन की तरफ से कोई पानी निकासी? नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं है, कोई प्रशासन का कोई भी अधिकारी इधर देखने को आया नहीं। लेकिन हम लोग का तकलीफ है तो जनता का तकलीफ हम लोग भी दूर कर रहे हैं। कितने फ्लैट है इसमें? इतने टोटल 72 फ्लैट है। वो सभी इसी तरह से परेशान? हाँ, सब पूरा सब इससे परेशान है। तो देखिए तबीस, आपने देखा कि किस तरह से क्या स्थिति है यहाँ पर। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो नारकीय जीवन होता है ठीक वही जीवन लोग जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जो इलाका है वो थोड़ा सा पहले से ही माना जाता है कि थोड़ा सा निचला इलाका है, पहले यहाँ पर खाड़ी हुआ करती थी। लेकिन कई ऐसी सोसाइटियाँ हैं कि जहाँ पर पानी ज़रा भी बारिश हुई तो पानी जमा हो जाता है और आलम ये हो जाता है कि लोग जब तक बारिश चलती रहती है तब तक ऐसे ही हालात में रहने के लिए मजबूर होते हैं। देखिए छोटे बच्चे हैं, ये महिला हैं, ये जो है कि इसी तरह से पानी में से होकर लोगों को आना और जाना है, दूसरा कोई इनके पास तरीका या रास्ता नहीं है। उन्होंने मोटर पंप लगाया है लेकिन पानी जब खींच लेते हैं लेकिन फिर से बारिश आती है और पानी भर जाता है। तो कह रहे हैं 8-10 दिनों से लगभग यही स्थिति है कि सोसाइटी में पानी इसी तरह से जमा हुआ है। अब सोचिए कि पानी ये ठहरा हुआ है, गंदा है और इसे सिर्फ आने जाने में गीला होने की बात नहीं है बल्कि बीमारी भी किस तरह से फैल सकती है। जैसे कि आप बीमारियों पर भी आप चर्चा कर रहे थे, तो ये बीमारियां भी इस यहाँ पर कैसे लोगों को परेशान कर सकती है या फिर बीमारी बढ़ सकती है, लोग बीमार हो सकते हैं। शुक्रिया सुनील जी आपका इस सब जानकारी के लिए, वहाँ के हालात जो है हम तक पहुँचाने के लिए। फिलहाल आपको तस्वीरें भी हम दिखाते हैं अमित शाह की, जो कि रामेश्वरम में है और वो वहाँ पर बस अड्डे से N1 एनमक्कल पदयात्रा को रवाना यहां पर कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब लोगों के बीच वहां पर सरकार की योजनाओं को बताने की जो है वो तैयारी यहां पर कर रही है इस यात्रा के जरिए। और इस यात्रा में उनके नेता लोगों के बीच रहेंगे और अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके काम हैं, उनको बताएंगे। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा को सोमवार यानी 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा को स्थगित किए जाने से पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सोमवार से शुरू होने वाले हफ्ते के दौरान दोनों सदनों में सरकार के एजेंडे पर कामकाज की सूची के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अगले हफ्ते संसद में दिल्ली अध्यादेश विधेयक पेश होगा। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते सरकार दोनों सदनों में कई बिलों पर चर्चा करेगी, जिसमें सरकार द्वारा लाया गया दिल्ली अध्यादेश विधेयक 2023 भी शामिल है। दिल्ली सरकार केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश का लगातार विरोध कर रही है। सरकार के दिल्ली विधेयक को सदन में पेश करने के ऐलान के बाद अब एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की दोनों सदनों में अग्नि परीक्षा देखने को मिलेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको फिर से सीधी तस्वीरें हम दिखाते हैं रामेश्वरम से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और यहां पर बस अड्डे से N1 एनमक्कल पद यात्रा को वो रवाना कर रहे हैं। तमिलनाडु प्रमुख अन्नामलई की इस यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये यात्रा यहां पर की जा रही है, जो बताया जा रहा है कि कई महीने तक चलेगी, जिसमें जो वहां के विधानसभा लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें जो नेता हैं बीजेपी के वो जाएंगे और वो अपनी पार्टी की जो एजेंडा हैं, जो उनकी प्लान्स हैं आगे वाले चुनाव के लिए, उसको बताएंगे लोगों के बीच। सरकार की योजनाएं, सरकार के काम के बारे में बात वो वहाँ पर करेंगे और तैयारी यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ज़मीन वहाँ पर बनाने की है और इस कैंपेन की शुरुआत यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और इसके लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ से और अपडेट आपको देंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।
पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त से शतरंज में किसी एक भारतीय खिलाड़ी ने दुनिया भर में अपना डंका बजाया है तो वो विश्वनाथन आनंद हैं। लेकिन आने वाले कुछ वक्त में चेन्नई के 17 साल के एक ग्रैंड मास्टर जिसने अभी अपनी 10वीं की परीक्षा भी पास नहीं की है, वो अपने ही गुरु विश्वनाथन आनंद के 37 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर उनसे आगे निकलने को बेकरार नजर आ रहे हैं। भारत के 17 साल के ग्रैंड मास्टर गुकेश डी अजरबैजान में होने वाले वर्ल्ड कप से पहले चेन्नई में अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। वो जानते हैं कि उनकी अगली बड़ी जीत उन्हें उनके ही 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन गुरु विश्वनाथन आनंद से आगे ले जा सकती है। विश्वनाथन आनंद की फीडे रैंकिंग 2754 है, जबकि गुकेश की फीडे रैंकिंग 2751। हाल ही में गुकेश 2750 अंक बनाकर सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी बन गए। 2750 अंक हासिल करने का रिकॉर्ड इससे पहले मैग्नस कार्लसन के नाम रहा। I'm very happy with my milestone of crossing 2750. मैं 2750 अंक प्राप्त करने से बहुत खुश हूँ, लेकिन ये मेरा मुख्य लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य दुनिया में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना है। आगे मेरे कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट आने वाले हैं और मुझे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। I hope to perform well. The parent, we are very happy to see the steady progress in his chess career. गुकेश की चेस में प्रगति देखकर मुझे बहुत खुशी है। ये उसकी कड़ी मेहनत, लगन और अध्यापकों के योगदान की वजह से हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वो इसी तरह अपने परिवार और अपने देश का सम्मान रखेगा। Continues to enjoy the game and show further progress and bring cheer to the family, his trainers and the nation. यानी दुनिया में 11वें और भारत के दूसरे नंबर के ग्रैंड मास्टर गुकेश सिर्फ आनंद से सिर्फ 3.1 अंक पीछे हैं। एक बार आनंद के हाथों ताश पहनने को बेकरार हैं। कमाल की बात यह है कि गुकेश को अपनी 10वीं के इम्तिहान देने का वक्त नहीं मिल रहा, लेकिन उन्होंने भारत के लिए अब तक जो हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि गुकेश जो हमारा यंग ग्रैंड मास्टर है वो विश्वनाथन आनंद जैसे चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन को सरपास करने जा रहा है। और भारत यूथ ब्रिगेड के दम पर बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं, अर्जुन, प्रगानंदा, इनके कंधों पर विश्व चैंपियन बनने की ओर अग्रसर है और विश्व नंबर 1 जल्द ही जल्द हम बनेंगे। गुकेश पिछले ही साल ग्रैंड मास्टर बने और यहां तक कि बेहद नामचीन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को भी हराया। ये भारतीय शतरंज की बढ़ती ताकत का एहसास है। इस देश में अभी 84 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं और आने वाले समय में 2 सालों में मुझे लगता है कि हम 100 का आंकड़ा पार करेंगे। आज हम वर्ल्ड नंबर 2 हैं चेस में, ओपन रैंकिंग्स में। जल्द ही हम विश्व चैंपियन बनेंगे और वर्ल्ड नंबर 1 बनेंगे। गुकेश जैसे खिलाड़ियों के सहारे भारत चेस के पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। भारत में ग्रैंड मास्टर्स की संख्या तेजी से शतक के आंकड़े की ओर बढ़ रही है। गुकेश की ऐतिहासिक कामयाबी उन्हें चेस का सचिन तेंदुलकर बना सकती है। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। तो इसी के साथ आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। यहाँ पर मुझे इजाज़त आप दीजिए, लेकिन यहाँ पर चलते चलते आपको तस्वीरें एक बार फिर से हम यहाँ पर दिखाते जाते हैं रामेश्वरम से, जहाँ पर गृह मंत्री आज मौजूद हैं और यहाँ पर ये यात्रा जो है, पद यात्रा, इसकी शुरुआत वो कर रहे हैं। ये यहाँ से रवाना की जा रही है रामेश्वरम से और ये जो पद यात्रा है ये यहाँ पर अलग अलग जो विधानसभा लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर जाएगी और बीजेपी की इस पदयात्रा के जरिए यहाँ पर जो तैयारी है वो ये कि जो सरकार का कामकाज है उसको लोगों के बीच लेकर जाया जाए और लोकसभा चुनाव से पहले जो सरकार की योजनाएं हैं, पीएम मोदी का काम है, उसको लोगों को बताने की कोशिश इस पदयात्रा के जरिए है। और ये कई महीने तक का जो है ये पदयात्रा चलेगी अलग अलग चरणों के जरिए और इसमें जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी रैलियाँ भी जो है वो आयोजित होंगी और इसकी शुरुआत यहाँ पर जो है हो रही है। एन मक्कल पद यात्रा इसको नाम दिया गया है और गृह मंत्री इसकी शुरुआत के लिए यहाँ पर मौजूद है।